अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू वज़ीर आज़म की तरफ से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने का मामला ज़ेर समाअत था, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन साथ साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन उस ऑर्डर में दी गई है, जिसके तहत मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस बेंच का हिस्सा थे, उनके बारे में कहा गया है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिका जो केसेस हैं उनकी समाअत ना करें। उसकी बुनियाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑर्डर में ये बनाई गई है कि जो गैर जानबदारी है, अनबाइज्डनेस है, उसका तकाजा ये है कि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जो है वो इमरान खान के केसेस ना सुने, क्योंकि मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो एक मुकदमे में फ़रीक हैं, इसलिए इनको ये केसेस जो हैं वो नहीं सुनना चाहिए। इस ऑब्जर्वेशन को लेके, इस ऑर्डर को लेके कल से पाकिस्तान के कानूनी हलकों में और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में बहुत डिबेट हो रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने एक साथी जज की पावर्स को कर्टेल कर सकें। इसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर, अदलिया की तरफ से ही अदलिया के ऊपर हमला भी करार दिया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नौजवान कानूनी माहर इमरान क्लेयर एडवोकेट, उनसे बात करेंगे। इमरान साहब, आपने ये ऑर्डर पढ़ा होगा? जी बिल्कुल। इस ऑर्डर में आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक तरह से जुज़वी तौर के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा को मुअत्तल कर दिया है? क्या ये ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? देखें, 5 मेंबर बेंच जी, 5 पेजेस का ऑर्डर जी, लेकिन इसकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जुडिशल हिस्ट्री में ये अनहर्ड ऑफ है या अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं, और इसकी रेमिफिकेशन या इसके जो असरात होंगे वो बहुत दूररस हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले ये, जैसे मैंने कहा कि अनहर्ड ऑफ है, कि क्योंकि उसकी हमें जुडिशल हायरार्की को अगर देखें तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और कोई भी और दूसरा ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो बुनियादी फ़र्क है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का है, इंतज़ामी अमूर को चलाने का है, कि चीफ जस्टिस साहब के पास इंतज़ामी अमूर को चलाने की जो एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं वो होती हैं। जहाँ तक जुडिशल जो पावर है उसका तल्लुक है, तो वो चाहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या दी ऑनरेबल मोस्ट जूनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो, उसके दरमियान कोई डिफरेंस या कोई डिस्पैरिटी नहीं है, दोनों एक ही फुटिंग पे प्लेस्ड हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आइन में उन पर एक ही जो बराबर ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब हम ये ऑर्डर पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने चाहे ये ऑब्जर्वेशन दी है, लेकिन इसका मतलब कि उन्होंने एक ही बेंच पर मुश्तमिल जो 5 जजेस थे उनमें से अपने एक जज की ज्यूरिस्डिक्शन को पे क्लॉक कर दिया, उसको कर्टेल कर दिया है कि आप ये मामलात नहीं सुन सकते। जबकि अगर हम देखें तो किसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की ज्यूरिस्डिक्शन है, उसको आप माइनस या कर्टेल या उस तरह उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली भी, आईनी तौर पे भी आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और ब्रदर जज जो हो आपका, वो तो स्पेशली नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर जो कमिटी ऑफ जो जजेस है उनमें आपस में इख्तलाफात होने का ख़दशा होता है, और इस बुनियाद पे ये हमेशा से कंसिडर किया गया है कि इसको कि एक हम आंगी रखने के लिए किसी दूसरे जज की, अदरवाइज तो जजेस एक दूसरे के, लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि कल को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी और केस में बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा ये ब्रदर जज इस केस को ना सुने, तो फिर ये हम किस जगह पे पहुंच जाएंगे कि आपस में ब्रदर जज एक दूसरे की जजेस को, एक दूसरे की जुरिस्डिक्शन है उस पर पाबंदी लगा रहे होंगे। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। कल जब ये इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त ओपन कोर्ट के अंदर भी जजेस के दरमियान वाज़ेह तौर पे तफरीक नज़र आई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब जमा जो करवाया गया था उसको तसल्ली बख्श करार दे दिया, और उसको मुकम्मल पढ़ने का भी जो है वो मौका नहीं दिया गया। ये तफरीक कल नज़र आ रही थी। तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि जो बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद बनाया उसमें खुद काजी फ़ाइज़ ईसा को शामिल किया,
और फिर बाद में अब उसी काजी फायज ईसा को उस पर पाबंदी आयद कर दी कि वो प्राइम मिनिस्टर के केसेस ना सुने, तो आपको ये तासुर नहीं मिल रहा कि ये सारा कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली ये बेंच मुश्तमिल था जस्टिस काजी फायज ईसा एंड जस्टिस मकबूल बाकर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, हालांकि उस पर भी कुछ एतराज़ात कुछ हलकों से हो सकते हैं कि उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की पावर जो है चीफ जस्टिस साहब के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ था साकिब निसार साहब के दौर में। तो लेकिन जब आपके कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था तो उस पर यह ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता कि जस्टिस मकबूल बाकर साहब को भी शामिल किया जाता, पहले तो एक। दूसरा, जस्टिस काजी फायज उसी दो रुकनी बेंच के सामने ये मामला रहने दिया जाता, बेंच के सामने ये मामला रहने दिया जाता। या अगर अब हो गया था तो फिर ये मैं तो खैर नहीं कहूँगा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इस बेंच में शामिल ही ना किया जाता, वो तो ज़्यादा फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता कि एक बेंच से मामला लेके दूसरे बेंच के हवाले कर दिया गया, जबकि वो मामला पार्ट हट हो चुका था, उस पर स्पेसिफिक ऑर्डर हो चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें देखनी चाहिएगी कि तारीखी तौर पर हमारे यहाँ पे जो हमें जिसको जो केस लॉ मिलता है, प्रेसिडेंट्स मिलती हैं, उसमें ये बात है कि कोई भी जज ऑफ द हाई कोर्ट या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर किसी मामले में वो ख़ुद ये तसव्वुर करता है, कंसीडर करता है कि ये केस मेरे लिए जुडिशल प्रॉपर्टी और अनबायसनेस को की मुनासबत से या उस तअस्सुब के तासुर को ज़ाइल करने के लिए मुनासिब है कि ये केस मैं ना सुनूं, तो वो खुद उससे रिक्यूज़ कर लेता है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। अब देखें, जैसे खुद कह देते हैं मैंने जी बिल्कुल, जब हो सकता है कि कोई पार्टी एतराज़ करे जज में बैठने के, लेकिन ये पार या ये इख्तियार हमेशा से उस जज के पास रहा है कि वो खुद को उस बेंच से रिक्यूज़ कर ले या ना रिक्यूज़ करे। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब सिचुएशन हुई कि एक ही बेंच के एक जज दूसरे जज को कह रहे हैं कि आप आइंदा से इस तरह के केसेस, यानी कि ऐसे केसेस जिसमें वज़ीर आज़म साहब इन्वॉल्व हों, आप उनको ना सुने। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी सब्सिक्वेंटली कि नंबर एक तो एक तरह से जुज़वी तौर पे मुअत्तल कर दिया ना, लेकिन देखें कि ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी सब्सिक्वेंट कमिंग डेज में, आने वाले दिनों में, कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज किया कि चीफ जस्टिस साहब ने कि ये ऑब्जर्वेशन दी है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन दी है उन्होंने कि ये जो ऐसे केसेस हैं उन पे वो ना अपना काजी फायज ईसा साहब उनको ना सुने। अब इस ऑब्जर्वेशन की आईनी हैसियत सब्सिक्वेंटली क्या होगी? क्या काजी फायज ईसा साहब इस ऑब्जर्वेशन से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? हाँ, अभी तो तफसीली ऑर्डर आना बाकी है। और बाकी के जो जजेस हैं वो उनका इस पे क्या व्यू आता है? अच्छा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कल जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसमें जो बाकी जजेस हैं किसी जजेस के दस्तखत नहीं है। देखिए, आप उस ऑर्डर को भी पढ़ें तो उस पे ये स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि इस मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जुडिशली अप्रोप्रिएट है, प्रॉपर है, बल्कि ऑब्जर्व किया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मुस्तकबिल में जो प्राइम मिनिस्टर है उनके मामलात को ना सुने, ऐसे केसेस जिसमें वो अच्छा, उनको चीफ जस्टिस की इस ऑब्जर्वेशन का आपको क्या असर क्या होगा? काजी फायज ईसा पे क्या असर होगा? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के ऊपर क्या असर होगा? देखें, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो एक आईनी अदालत है, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें हर दूसरा मामला आईनी मामला होता है, और आईनी मामला वो होता है जिसमें ज़्यादातर एग्जेक्टिव इन्वॉल्व होती है, या सम ऑफ द एग्जेक्टिव या सम ऑफ द कोई ऑफिसर उसका, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। सो इसका मतलब कि हर दूसरा केस सुनने से ये ऑब्जर्व कर दिया गया कि आप वो केस ना सुने। अब देखिए, अगर तारीखी तौर पर देखें, हम बहुत ज़्यादा इस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस 189 की भी एक जजमेंट का हवाला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। जी बिल्कुल, कि एक जज का जो ऑर्डर है या ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे जज पर किस हद तक बाइंडिंग है, और वो उससे इख्तलाफ करता है या उसे मानता है, ये बड़ा सब आने वाले दिनों में, और स्पेशली जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो उस पर देखने वाला होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि उस पर बाकी जजेस क्या कहते हैं। और ये काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि देखें, काजी फायज ईसा साहब इससे पहले भी बहुत ज़्यादा
केसेस में, बल्कि एक केस में वो जो 184(3) है उसके आईनी जो स्कोप है उसके तहत उस पर भी क्वेश्चन उठा चुके हैं, और इस पे भी वो अब क्वेश्चन उठाएंगे कि ये क्यों इस तरह ऑब्जर्वेशन दी गई और कि इसके क्या उनको रोका जा सकता था इस तरह। अच्छा इमरान साहब, काजी फायज ईसा साहब वाला जो मामला ना वो बड़ा टची है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़श्ता 1.5-2.5 सालों से काजी फायज ईसा साहब ने जब से फैज़ाबाद धरने वाला फ़ैसला दिया उसके बाद से एक मूव उनकी टारगेट उनको जो है वो करना शुरू किया गया, और उसके बाद एक रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट ने फ़ाइल किया काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उस रेफरेंस को काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें उस रेफरेंस को तो उड़ा दिया गया ये डिक्लेयर करके कि ये मेलाफिडी की बुनियाद के ऊपर था, लेकिन जो उनकी अहलिया के ऊपर आमदन से ज़्यादा असासों की मनी ट्रेल का मामला था वो स्क्रूटनाइज हो गया। तो एक तरह से उस फैसले के बाद तो मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा महफूज समझे जाते थे वकला कम्युनिटी के, वो अब सेफ हो गए। तो अब वकला कम्युनिटी ये समझ रही है कि जब वो उस तरीके से काबू नहीं आए थे तो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को बचाने के लिए ये एक तरह से टेक्निकली खेला गया है, एक पूरी बसात बिछाई गई और उसमें ये चीज़ जो है वो की गई ताकि काजी फायज ईसा को किसी तरीके से न्यूट्रल किया जा सके, मुअत्तल किया जा सके, पीछे हटाया जा सके। आप समझते हैं कि ये कोई जैसे सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी गॉसिप से डिस्कस हो रही हैं? देखें, ये जो तारीखी इसका बैकग्राउंड है उसको प्रिज्यूम तो किया जा सकता है, लेकिन उसको रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन वो तारीखी उसका पस मंज़र तो ज़रूर है ये सारे इसका। लेकिन कल के वाक़े को भी, अगर कल की हेयरिंग को भी देखा जाए, सॉरी मैं एक बात तो ये मामला सॉरी एक बात ऐड कर लूँ। कल जस्टिस फायज ईसा की टारगेटिंग पता कैसे, कल जैसे ये फैसला आया तो ट्विटर के ऊपर काजी फायज ईसा के खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई प्लानिंग थी और उस प्लानिंग का लास्ट हिस्सा था कि ये फैसला आएगा और हम इसके ऊपर ट्रेंडिंग करेंगे, और वो चल रहा है ट्रेंड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब सुप्रीम कोर्ट को उसमें सर्टन लाइंस ड्रा करने की कोशिश तो की जा रही है, जहां पे ब्रदर जजेस को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश की जा रही है, जो नज़र आता है। लेकिन उस दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जस्टिस काजी फायज ये मामला कल जब ये ट्रिगर कहाँ से, जब जो पैराग्राफ जो है वो ऑर्डर का वो कहाँ से शुरू होता है, वो शो होता है, वो नज़र आता है कि उसमें कहते हैं कि एट दिस स्टेज जस्टिस काजी फायज ईसा, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे प्लेस करने के लिए रिक्वेस्ट की या कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पे प्लेस किए जाएं उस केस के हवाले से जो तरक्याती फ़ंड के हवाले से सुना जा रहा था, और वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे वो अभी तक सामने नहीं आ सका। NA-65 चौधरी सालिक हुसैन के हल्के को तरक्याती फंड दिए गए, और लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिन क्या था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बकौल या उस ऑर्डर से जो हमें पता चलता है कि वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे नामालूम ज़राए से रिसीव हुए हैं और मैं इसकी जेन्युइननेस को भी नहीं वेरीफाई कर सकता। सो ये आई थिंक ये भी किसी हद तक काबिल एतराज़ हो सकता था कि जस्टिस के एक जज को ये इस तरह एक बेंच के दौरान ये नहीं करना चाहिए था। ये तो मेरा साकिब निसार वाली हरकत थी ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, साकिब निसार में काजी फायज में फर्क क्या रह गया? आप एक केस को सुन रहे हैं और उसका एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड है, अगर कोई सोर्स है, ये देखें उस सोर्स का ये डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के जरिए एनोनिमस गैर नामालूम तरीके से पहुंचाना बजाते खुद किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लाने की साजिशें की जा रही है। अब आगे क्या करना चाहिए वकला कम्युनिटी को या काजी फायज को? क्योंकि देखें ये जो भी सिचुएशन बनेगी ना, इससे नुकसान हमारे अदारे का होगा, बार एंड बेंच का हो रहा है और बार एंड बेंच की तरफ ही लड़ाई जा रही है। तो वकला कम्युनिटी को इस दफ़ा मतलब क्या करना चाहिए? अगर इस दफ़ा वकला कम्युनिटी इसका कोई रिव्यू में जाएं, प्रोटेस्ट करें, क्या करें? आई थिंक इस पे रिव्यू तो होगा, लेकिन उससे पहले शायद डिटेल ऑर्डर आने का इंतज़ार किया जाए, या हो सकता है कि इसी शॉर्ट ऑर्डर को ही चैलेंज कर दिया जाए रिव्यू में। वकला कम्युनिटी को करना देखिए, वो कोई भी कर सकता है, वकला कम्युनिटी कर सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई बार का नुमाइंदा भी उस तरह कर सकती है। लेकिन जो देखने वाली बात है वो ये है कि इसका डिटेल ऑर्डर क्या आता है
और इस बेंच के जो मेंबरान हैं वो उनका आपस में इस पे किस तरह तक कंसेंसस होता है या नहीं होता। और काजी फायज़ ईसा साहब का भी जो इस पे जो व्यू है, वो जो नोट ऑब्वियसली जो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि वो इस पे इख्तलाफी नोट तो अपना लिखेंगे और वो इसको देखे, वो भी किसी हद तक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि पहले वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ रेफरेंस था, उन्होंने पटिशन फाइल कर दी। सो उनसे भी आप कुछ इस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो खुद भी इसको हो सकता है इसके रिव्यू में चले जाएं। तो ये अभी तक तो उसको क्यास ही किया जा सकता है उसके मामले में अभी तो, लेकिन जहां तक बार्स का ताल्लुक है या वकला कम्युनिटी का ताल्लुक है, देखें ये मामला तो अब उठेगा, लगता है कि उठेगा कि ये एक और जब ये उठेगा तो फिर अदलिया की आज़ादी पे एक इनडायरेक्ट वार है, लेकिन वार करने वाले जो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट का ही आर्डर है। बिल्कुल ऑब्वियसली उसको अब कौन किस तरह कंस्ट्रू करता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अब उस पर ये मज़ीद के वो कौन ऑब्वियसली कि वो कौन किस तरफ जाता है या कौन इसके रिव्यू में जाता है, ये तो कोई भी जा सकता है, बार भी जा सकती है, या जैसे मैंने कहा कि वो हो सकता है काजी फायज़ ईसा साहब खुद भी बहुत शुक्रिया इस पे चले जाएं। तो इसलिए उसको अभी कबल वक्त है, लेकिन ये ज़रूर होगा। लेकिन वकला कम्युनिटी जहाँ तक है, देखें हम इससे पहले अभी हम देखें तो एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला बहुत ज़्यादा अब ज़ेर बहस है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब अगर वो इस तरह का और भी ये इससे होगा तो फिर ये एक जो मामलात हैं जो वकला को तोड़ने की ख्वाहिशमंद कुव्वतें हैं वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगी, वो ख़राब, इसमें कोई दूसरी नहीं। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से, बल्कि 4 रुकनी बेंच की तरफ से, बल्कि सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से जो एक 5 सफ़ों का तहरीरी ऑर्डर है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई है उसको वकला कम्युनिटी जो है वो रिजेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया के ऊपर उसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है और इसको कनेक्ट किया जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो एक महाज राई हुकूमत की क़यादत में शुरू की गई थी, ये उसी का ही एक शाखसाना है। और कल जजेस के दरमियान जो तफरीक है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में भी देखने में आई। आगे चल के सूरत हाल वाज़ह होगी कि अब इस मामले को ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।